एग्जामिन द क्राइटेरिया एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रांटिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया। डिस्कस क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम ऐसे देखेंगे कि अगर आप देखो ना कि बंगाली है, प्राकृत है, असमी है, पाली है, मराठी है, तो ये नई लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई है। पहले हम देखेंगे संस्कृत है 2005, कन्नड़ 2008, उड़िया 2014, यहाँ पर तमिल 2004, है ना, तेलुगु, मलयालम लैंग्वेजेस थी। फिर अभी रिसेंटली और लैंग्वेजेस ऐड हुई है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब ये लैंग्वेजेस ऐड हुई है, उस समय पर थोड़ा सा क्राइटेरिया में भी शिफ्ट आया है। जैसे क्राइटेरिया होता है जिस बेसिस पर भी लैंग्वेज को क्लासिकल माना जाएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। तो इसलिए इस प्रश्न है कि क्राइटेरिया क्या है और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, जो स्टेटस मिल रहा है तो होता क्या है। इन लाइट ऑफ द रिसेंट इंक्लूजन, जो अभी रिसेंटली शामिल की गई है नई भाषाएं, इनके संदर्भ में डिस्कस हाउ रिकॉग्निशन कंट्रीब्यूट्स टू कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। पहले क्या बोल रहे हैं ये बताओ भाई, क्राइटेरिया क्या है ना। दूसरी बात है ना, स्टेटस अगर दे रहे हो और इसमें इंक्लूजन अगर करते हैं, उससे कैसे कल्चरल प्रिजर्वेशन और नेशन की इंटीग्रेशन हो रही, क्या है, राष्ट्र का एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण, इसके बारे में हमने डिस्कशन करा। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि क्राइटेरिया क्या है, यही क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, क्यों बनाया जा रहा है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो भी लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेजेस को एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन ग्रांट करती है। किस बेसिस पे? एंटीक्विटी, पुरानी लैंग्वेज है ना, तो इसको एक रिकॉग्निशन दी जाए, या इसमें उसके अंदर एक रिच हेरिटेज है, एक लिटरेचर है, एक कल्चर उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, या रिच हेरिटेज, या ऐसा जो टर्म यूज किए थे, रिच लिटरेरी ट्रेडिशन। अगर स्पेसिफिक हम कहें ना, रिच लिटरेरी ट्रेडिशन। उस भाषा का अपना एक लिटरेचर है, लैंग्वेज है, और उसमें ऐसा एक टर्म जो यूज किया था, इंडिपेंडेंट लिंग्विस्टिक हेरिटेज। और डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर एक एंटिक्विटी है, रिच लिटरेरी ट्रेडिशन है और इंडिपेंडेंट लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, तो उन भाषाओं को, है ना, हम प्रोटेक्शन देते हैं, उनको एक स्टेटस देते हैं, उनको क्लासिकल लैंग्वेज का एक स्टेटस दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इससे फायदा क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं ना कि जो इंडिया की लैंग्वेज डाइवर्सिटी है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, इसको प्रोटेक्ट करना है। अगर हम रिकग्निशन देते हैं तो ऑटोमेटिकली होते हैं, फिर उसके लिए काम करने लग जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक जो हमारी सिविलाइजेशनल डेप्थ हम कहते हैं, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ये बहुत ही पुरानी है ना, कि बहुत एक गहराई है इसके अंदर। तो हम इस बात को रिकग्निशन दे रहे हैं, एक लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस देकर। तो अगर हम देखेंगे कि अभी तक जैसे लैंग्वेजेस कौन कौन थी, जैसे यूनियन कैबिनेट है, तो अभी 2024 में ये हम समझ गए बात, है ना, कि बेसिस क्या है, क्यों क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देते हैं, एंटीग्विटी, रिच लिटरेचर ट्रेडिशन और इंडिपेंडेंट लिंग्विस्टिक हेरिटेज, और लैंग्वेज डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिविलाइजेशनल डेप्थ को रिकग्नाइज करना चाहते हैं। तो अभी वही न्यूज में क्यों है, चार लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पर, है ना, पहले मराठी, पाली, प्राकृत, है ना, असम, बंगाली, है ना, ये लैंग्वेजेस थी। अभी तमिल, है ना, तमिल, ये सारी क्या रहेगी, ये मतलब पुरानी है, जिसमें ना तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है। अभी तक हम इनको देते थे, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़, मलयालम।
ये लैंग्वेजेस है, ये पहले से है ना, इवन रिसेंट सबसे ऐसा पहले ही क्वेश्चन आता था ना कि सबसे रिसेंट कौन सी है, उड़िया। ठीक है ना, सबसे रिसेंट उड़िया। तो आप मतलब इनका ध्यान रख सकते हो कि 2004 में बनी है ना। तेलुगु है आपकी 2005 में बनी है। संस्कृत है, कन्नड़ है 2008 में बनी है। मलयालम है 2000, ये 14, 2000 नहीं, उड़िया 2014 में है। ये 2013 में है। तो एक स्टेटस पहले से इन लैंग्वेजेस को दिया गया था। अब यहाँ पर जो 2024 में है ना यूनियन कैबिनेट ने पास करी है, तो मराठी, प्राकृत, पाली। देखो इससे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि प्राकृत पाली जो लोकल लैंग्वेजेस है, ये कहाँ से, जैसे बुद्धिस्ट, हम कहते हैं कि बुद्धिज्म में लोग जब लोकल लैंग्वेज यूज की जाती है तो इसमें है ना। और हमारी जैसे असमी है, बंगाली है। तो ये हमारी नई लैंग्वेजेस है जो ऐड की गई है। ठीक है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली लैंग्वेज है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इससे क्या हो गया, अब टोटल पहले छह थी है ना, तो 3 4 5 6, और अब टोटल 11 हो गई है। तो 11 लैंग्वेजेस अब हमारी है, मतलब पता होना चाहिए। देखो एटलीस्ट ये तो आपको एग्जैक्ट याद रहनी ही चाहिए, इस बार पेपर में लिखनी होगी। मराठी, प्राकृत, पाली, असामी और बंगाली ऐड हुई है। बाकी हाँ, पुरानी भी याद रहे और इवन ईयर भी याद रहे तो बेटर है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना कि जैसे क्राइटेरिया, लैंग्वेजेस को किस क्राइटेरिया के बेसिस पे देखते थे। तो 2004 तक जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया था, फिर बाद में इसको शिफ्ट भी किया गया है, जैसे भी हम देखेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया जो इनिशियली, सबसे पहला पॉइंट हो गया हाई एंटीक्विटी, की बहुत पुरानी है ना, हाई एंटीक्विटी। ये 1000 साल से ऊपर, मतलब इसकी एक चल रही है, मतलब ऐसा कि पुरानी, ये एक 1000 साल से के ऊपर ये चल रही हो। ठीक है, बाकी इसका अपना एक लिटरेचर होनी चाहिए। तो टर्म क्या, इट शुड हैव बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, अपना एक बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, अपना लिटरेचर होना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। एक होता है ना कि ट्रांसलेटेड लिटरेचर, वो नहीं, अपना लिटरेचर हो। ठीक है, और इसके मतलब अपने टेक्स्ट होने चाहिए, लिटरेचर क्या हूं या टेक्स्ट कहेंगे ना, कि अपनी बुक्स हो है ना, जो जिनको वैल्यू किया जाता है, वैल्यूड ओवर जनरेशंस, ऐसा कहा जाता है। एक क्राइटेरिया एंटिक्विटी होनी चाहिए, दूसरा इट शुड हैव अ बॉडी ऑफ एंशियंट नॉलेज और टेक्स्ट विच इज वैल्यूड ओवर जनरेशंस, और एक लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, इट शुड हैव अ लिटरेरी ट्रेडिशन। और ये जो ट्रेडिशन है ना, इसमें रेफरेंस ऐसा आता है कि इसको कहीं से बोरो ना किया गया हो, है ना, वी शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच ना, लिटरेरी ट्रेडिशन विच इज नॉट बोरोड फ्रॉम अदर स्पीच और ट्रेडिशन, कि किसी और लैंग्वेज से ना, कोई भी जैसे स्पीच कम्युनिटीज हम कहते हैं ना, एक भाषा बोलने वाली कमिटी, एक कम्युनिटी, उस कम्युनिटी से कोई भी लिटरेरी ट्रेडिशन है बोरो ना किया गया हो। ठीक है, तो ये डायमेंशंस हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो क्राइटेरिया, तो ये पुराना क्राइटेरिया था, ओरिजिनल क्राइटेरिया जैसे हम कहते हैं, फिर इसको रिवाइज किया गया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी है, लिंग्विस्टिक, है ना, यहाँ पे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी। बाकी ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हाथ तो रहेगा ही। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, आपका एक्सपर्ट्स कमेटी है, और जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे साहित्य अकेडमी है, साहित्य अकेडमी का भी एक रोल रहता है लैंग्वेज के लिए ना, जैसे साहित्य अकेडमी प्राइजेस वगैरह देती है, वो उस टाइम पे आपने सुना होगा। तो इन्होंने, हिंदुस्तान की साहित्य अकेडमी,
ये सब मिले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी और साहित्य कमेटी, ये सब साथ में आए और फिर इन्होंने जो पुराना क्राइटेरिया है इसको रिवाइज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो टर्म्स अब यूज की जा रही है, जैसे पहले है हाई एंटीक्विटी। अब इस हाई एंटीक्विटी में क्या कर दिया है कि डेट बैक टू 1500 से 2000 ईयर्स। ठीक है, इसको कर दिया गया है। दोबारा से लिख देता हूँ, क्राइटेरिया हाई एंटीक्विटी पहले कितनी थी, 1000, अब कर दी है 1500 से 2000 ईयर्स। तो इससे क्या हो गया कि अब पुरानी लैंग्वेजेस है उनके लिए भी एक हम कहेंगे ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है, कि अगर उनके पास एंटीक्विटी में रिकॉर्डेड, जो हम कहते हैं ना कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री और टेक्स्ट, इट कैन डेट बैक टू रिकॉर्डेड हिस्ट्री या फिर टेक्स्ट है, 1500 से 2000 ईयर्स तक ये पीछे जा सकता है। फिर जैसे हम एक एंशियंट, फिर इसमें और क्या क्या चाहिए कि भाई एंशियंट लिटरेचर चाहिए, एक पुराना लिटरेचर इसके अंदर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक सब्सटैंशियल और वैल्यूड कॉर्पस। अब टर्म क्या यूज करें, सब्सटैंशियल एंड वैल्यूड कॉर्पस। सब्सटैंशियल एंड वैल्यूड कॉर्पस ऑफ लिटरेचर recognized by generations of literature, recognized by generations। सब्सटैंशियल और वैल्यूड लिटरेचर ये टर्म यूज किए। आगे ओरिजिनलिटी की इन्होंने बात करी है कि औरों से अलग हो, तो इसमें लैंग्वेज का नहीं कि जैसे कॉपीड ना हो चीजें। तो इसमें क्या है कि लिटरेरी ट्रेडिशन शुड बी इंडिजिनस, कि अपने यहाँ डेवलप्ड। लिटरेरी ट्रेडिशन शुड बी इंडिजिनस। इंडिजिनस क्या होता है ना, कि यहीं पर जो शुरू हुआ देश के अंदर है ना, बोरोड नहीं हो जाए वही, नॉट बोरोड फ्रॉम, ये सेम है जैसे उसमें नॉट बोरोड फ्रॉम अदर स्पीच कमिटीज, अदर्स कम्युनिटीज, दूसरी कम्युनिटीज से ये बोरोड नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और फिर इसमें डिस्टिंक्टिवनेस, कि जो क्लासिकल फॉर्म जो इस लैंग्वेज की रहेगी ये लिंग्विस्टिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्टनेस। इसको हटा दो, मैं पॉइंट लिख देता हूँ। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ओरिजिनल। एक पॉइंट क्या है कि ओरिजिनल अलग, इंडिजिनस होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो क्लासिकल फॉर्म, जो इस लैंग्वेज की क्लासिकल फॉर्म है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि बाद में चेंज होती रहती है ना ओवर द पीरियड, जैसे क्लासिकल संस्कृत और उसके बाद उसमें जो एवोल्यूशन, तो क्लासिकल फॉर्म जो होनी चाहिए लैंग्वेज की, ये आपकी लिंग्विस्टिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए मॉडर्न यूजेज से। द क्लासिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, मतलब अलग होनी चाहिए लिंग्विस्टिकली, लिंग्विस्टिकली डिस्टिंक्ट, भाषाई रूप से अलग होनी चाहिए, लिंग्विस्टिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए किससे, आजकल जो यूजेज हो रही है, फ्रॉम मॉडर्न यूजेज, जो आजकल यूज हो रहा है इससे ये अलग होना चाहिए। या फिर जैसे हम कहते फ्रॉम मॉडर्न यूजेज और लेटर ऑफशूट्स, जो बाद में इससे ऑफशूट निकल रही है, इससे ये लिंग्विस्टिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और इसमें एक एपिग्राफिकल और नॉलेज टूल्स की इसमें बात हुई है।
जब हम एपिग्राफिकल और नॉलेज टूल की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें चाहिए कि प्रोज होने चाहिए, हम बात करें क्या क्या, इट शुड इंक्लूड प्रोज। ठीक है, छोटी छोटी जैसे लिखा होता है ना, एपिग्राफी है, साइंटिफिक नॉलेज है, इट शुड इंक्लूड प्रोज, एपिग्राफी, साइंटिफिक नॉलेज। इसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए, और ना साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड लिटरेचर, तो मतलब ठीक है, एक प्रोज पोएट्री वाला है ना, ये सब चीजें चाहिए, बट इसके बाद आपका एक साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं कि साइंटिफिक और नॉलेज बेस्ड लिटरेचर, नॉलेज बेस्ड लिटरेचर, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इट शुड बी बियॉन्ड पोएट्री। ये तो ऐसा होता है कि सिर्फ पोइट्री वाले एस्पेक्ट्स ही है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एपिग्राफी है, साइंटिफिक नॉलेज है, इट शुड बी ना बेस्ड ऑन, जैसे कि लिटरेचर जो इसका रहेगा, इट शुड बी बियॉन्ड पोइट्री ऑल्सो। ठीक है, पोइट्री वाले एस्पेक्ट्स तो रहेंगे ही, तो इससे अब कहीं ना कहीं अब ये जो कह रहे हैं ना कि इन कारणों की वजह से ही, जैसे पाली और प्राकृत है, इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, बाकी डिमांड भी थी काफी टाइम से, पर ये रहेगा कि हाँ, कि एक बेसिस है वो शिफ्ट हुआ है, और एक ये रिवाइज्ड क्राइटेरिया है, किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी और साहित्य अकेडमी, तीनों ने मिलके ये एक क्राइटेरिया डेवलप किया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम समझे, से वही बात होती है ना कि क्राइटेरिया और इम्प्लीकेशन हम समझे हैं, अब यहाँ जब क्राइटेरिया को हम समझ चुके हैं, अब इसमें की इम्प्लीकेशन क्या होगा, द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रांटिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, भाई इससे फायदा क्या होता है ना, उस लैंग्वेज में जो कल्चर है, लिटरेचर है, उसकी प्रेजर्वेशन होती है, कल्चर एंड लिटरेरी प्रेजर्वेशन। अगर हम देखें तो कल्चर और लिटरेचर वहां पर प्रिजर्व हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, किस किस एस्पेक्ट, अगर हम इसको देखें, जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे हम आजकल देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की डिजिटलाइजेशन होने लगती है। ये फर्स्ट स्टेप है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज हो गए, अब एक तो क्या होगा, वो लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं। क्यों, अब हो क्यों रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है ना, एक फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ता है क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, क्योंकि इसमें फिर ये भी होता है, अगर हम देखें ना, अब मतलब इतना मैं अभी इसमें नहीं डिस्कस करूंगा, बट ये होता है कि अमाउंट ऑफ मनी कर दिया जाता है कि इतना अमाउंट इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अब एक अमाउंट ऑफ पैसा आ रहा है, तो अब जैसे ही आप फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है, तो आप जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट है, तो इनको प्रिजर्व करोगे, और उसका फर्स्ट स्टेप यही हो जाता है कि डिजिटाइजेशन, कहीं एक जगह पर वो रखा हुआ था, वहां से फिर हर जगह पर उसके, मतलब एक बार डिजिटाइज कर दिया, फिर और जगह पर भी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उससे क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट बन गया, फिर उसको ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल है एक, है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, मैं एक एग्जाम्पल की तरह अगर इसको देखा जाए ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, CICT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, ये क्या करता है, जितने भी एंशियंट टेक्स्ट है ना, उनको, ये पता है कौन से वाले टेक्स्ट जो तमिल में ना, वो पाम लीफ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं ना, उनको ट्रांसलेट कर रहा है, पाम लीफ, इस पर लिखे गए टेक्स्ट, इनकी ट्रांसलेशन कर रहा है, बना रहा है, वही डिजिटाइजेशन से रख भी रहे हैं उसको, और फिर उसके ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। और हाँ, इनसे फायदे होते हैं, अगर आप, वही हम कह रहे हैं ना कि सबसे पहला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की डिजिटलाइजेशन होने लगी, फिर हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रही है, अगर इसी में दूसरा पॉइंट बोलो ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, और जैसे ही ट्रांसलेशन होती है, इससे क्या होता है, असेसिबिलिटी बढ़ती है, डिजिटाइज हो गया, अब क्या है, फोन पे भेजना ही है, एकदम आ गया आपके पास, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, ट्रांसलेशन क्लासिकल वर्क के हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल, इवन
हम कहते हैं ऐसा ना कि इंटरनेशनली या इंटर जनरेशनल, इंटर, ये शब्द यूज किया जाता है, इंटर जनरेशनल रीच बढ़ती है, इंटर जनरेशनल रीच इंक्रीज करती है। क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है, इससे असेसिबिलिटी हो रही है। तो वही ना कि कल्चर और लिटरेसी की प्रिजर्वेशन यहाँ पर हो पा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो एंशियंट नॉलेज थी, है ना, एंशियंट नॉलेज सिस्टम, उसका रिवाइवल हो रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं, रिवाइवल ऑफ एंशियंट नॉलेज, है ना, एंशियंट नॉलेज सिस्टम्स हैं वो हमारे रिवाइव हो रहे हैं। जैसे एक बड़ा एग्जांपल इसका कौन सा है, आयुर्वेद, ना। आयुर्वेद में जैसे पता है क्या होता है, बाहर कई बार ना कुछ चीजों का पैटेंट ले लेते हैं। वो चीज ऐसी है जो हम जनरेशन से यूज कर रहे हैं, और बाहर वाला एक बंदा बोले नहीं जी मैं तो पेटेंट ले लिया कि इस चीज का ये काम है, तो हम बोल रहे हैं भाई हमारे यहाँ पर, जैसे हल्दी का पेटेंट ले लिया था, है ना, हल्दी का पेटेंट कर दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक है, और इससे फायदे होते हैं, और हम लोग भैया हम दूध में मिलाते हैं, हमें पता है ना, हम पी रहे हैं। फिर वो टेक्स्ट, बट वही होता है ना, सिर्फ ये बोलने से थोड़ी होगा, फिर आपको एंशियंट टेक्स्ट दिखाने पड़ेंगे। वही ना कि आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, ये तो बहुत ज्यादा हमारी रिच है, पुरानी। मैथमेटिक्स में इंडिया में इतना काम हुआ है पुराने टाइम में, ठीक है ना। तो वो जैसे हमारे सूत्र थे, वही बात होती है ना कि जैसे अर्थशास्त्र है, स्टेट क्राफ्ट की बात मैकियावेली की बात से की जाती है, हमारे यहाँ पर मैकियावेली से बहुत पहले, है ना, कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। तो वही तो, अगर एक एग्जाम्पल हो हमारे पास, वो किताब हो, तो फिर हम बता सकते हैं। तो वही क्या, एक और लिटरेरी प्रिजर्वेशन कैसे हो रहा है कि डिजिटाइजेशन हो रही है, ट्रांसलेशन और एक्सेस बढ़ रही है, और एंशियंट नॉलेज है वो लोगों तक पहुंच रही हुई है। क्यों, इम्प्लीकेशन क्या है इस क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस देने से, अगर हम देखेंगे। और इससे क्या होता है, आपका जो रिसर्च है ना, एकेडमिक, और रिसर्च प्रमोट हो रही है। अगर हम इस चीज को देखें, है ना, कि अब क्या हो रहा है, एक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है अलग अलग जगह पर, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, सेंटर ऑफ, अलग अलग जगह जगह बनाए जा रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि चेयर, सुना होगा आपने कि ये यूनिवर्सिटी चेयर स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के लिए होती है, यूनिवर्सिटी चेयर, या रिसर्च ग्रांट्स मिलती है, पैसा दिया जाता है ना, ग्रांट आएगी तभी तो पढ़ाई हो पाएगी उस टॉपिक के ऊपर। जैसे चेयर्स, गांधी जी के ऊपर चेयर कहीं स्टैब्लिश की गई है, ठीक है ना। जैसे हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, एक आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में है ना, तो मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये मैसूर में, मैसूर, ठीक है। तो यहां पर जो अभी कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इन सब के ऊपर मतलब रिसर्च की जाती है। तो मैसूर में कन्नड़, मलयालम, ना कन्नड़ है, मलयालम है, इसके अलावा तेलुगु और उड़िया, इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ठीक है। इससे कहीं ना, एक तो एक एस्पेक्ट क्या है ना, एकेडमिक और रिसर्च बढ़ती है, जैसे हम सेंटर्स बना रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स बन रहे हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस सब में ना रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस, ऐसी आ रही है ऐसी, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जो अलग अलग सेंटर्स बना रहे हैं ना, चेयर्स बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि इसमें ग्लोबल रिकग्निशन भी मिलती है, जैसे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस में अवार्ड्स दिए जाते हैं।
कैसे ग्लोबल रिकग्निशन किस एस्पेक्ट से आ रही है, अगर हम देखें एकेडमिक में, कि इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। और हाँ, इन चीजों की वजह से प्रिजर्वेशन भी होती है ना। लैंग्वेजेस के लिए इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, जो भी स्कॉलरी कंट्रीब्यूशन क्लासिकल लैंग्वेज का पूरे वर्ल्ड में होता है, कहीं पर भी अगर हमारे लैंग्वेजेस पे कोई काम कर रहा है तो इंटरनेशनल अवार्ड दो दिए जाते हैं हर साल। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, इनको एजुकेशन सिस्टम में भी लाया जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे करिकुलर इंटीग्रेशन, करिकुलर इंटीग्रेशन हम कहें कि ये करिकुलर इंटीग्रेशन भी इसकी वजह से होता है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस है, ये करिकुलम में आती है, जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज है। देन हम एनईपी की बात करते हैं ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें करिकुलम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस, थर्ड लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज, थ्री लैंग्वेज सिस्टम हमारे यहाँ पर बात हो रही है, सबको तीन लैंग्वेजेस सिखानी है। तो उससे कहीं ना कहीं एक करिकुलर इंटीग्रेशन भी इससे हो रहा है। तो इस सबसे क्या होगा, एक एकेडमिक्स में ये लैंग्वेजेस बढ़ती है, और रिसर्च में इनका प्रमोशन होता है, और एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है, जो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं इसके ऊपर। और इससे हम अगर देखें, कहीं ना कहीं देखो, फिर लैंग्वेज जब बढ़ती है, फिर जो उसके यूजर्स होते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं, है ना। तो अगर हम इकोनॉमिक देखें, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। कैसे, अगर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ, अगर नॉर्मली मैं से कहूँ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, ट्रांसलेशन करनी है, जनरली अगर हम ऐसे देखेंगे ना, तो बहुत से लोग आपको ट्रांसलेट, पहले तो डिजिटाइज करने के लिए ही लोग लगेंगे जिसको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, है ना। फिर या मेरे को डिजिटल पब्लिशिंग के लिए, क्या है, इसके लिए लोग चाहिए, है ना। फिर हम देख रहे हैं चेयर्स है, तो वहां पर कोई पढ़ाएगा भी, जो उसको जानने वाले हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। और ओवरऑल इसमें वही है ना कि एक, यहाँ में से देखते हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन, जब उसकी उस लैंग्वेज की करते हैं, उसके लिए भी लोग लगते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन में भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। ठीक है, और एक ऐसे हम डायमेंशन कहें, जैसे इकोनॉमी में हम कह रहे हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कल्चरल टूरिज्म भी बढ़ता है। आप कहीं गए, वहां पर आपको उस जगह के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जा रही है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक रिच ट्रेडिशन है वो लोगों को पता लगता है। फिर पता लगता तभी बता पाएंगे ना। तो फिर उससे कहीं ना कहीं हम देखें, एक कल्चरल टूरिज्म का एस्पेक्ट इनहांस होता है। और इससे अगर आप इस चीज को समझो ना, ये लैंग्वेजेस देश की सॉफ्ट पावर है, एक हम हार्ड पावर बोलते हैं। हार्ड पावर जैसे हमारे स्ट्रैटेजिकली हमारे पास कितनी बंदूकें हैं, कितने हमारे पास प्लेन है, कितनी फौज है, कितना पैसा डिफेंस में लगा रहे हैं। बट सॉफ्ट पावर, अगर हम कहें ना, ये देश की सॉफ्ट पावर, इवन हम कहें ना, ये हमारी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी शो करती है। और फिर हम अलग अलग देशों से उससे जुड़ते हैं। जैसे देखो ना, सार्क है, एक बार क्या हुआ था अभी, 26 जनवरी में सारी सार्क कंट्रीज बुलाई हुई थी, है ना। तो सार्क ने, सॉरी, साउथ ईस्ट एशिया में, आसियान, आसियान बुलाई थी, आसियान बुलाई थी, सार्क में पाकिस्तान को बुलाना पड़ेगा, चलो 26 जनवरी में नहीं बुलाएंगे। तो मैंने क्या कहा, आसियान कंट्रीज थी, आसियान कंट्रीज को बुलाया। तो वहां पर क्या था कि उन्होंने ना, जो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी करी उस टाइम पे, जितने भी हमारे ऐसे, क्योंकि इंडिया में भी अलग अलग तरह के हैं ना ट्रेडिशंस बुद्धिज्म में, तो जैसे हमारे हिमाचल से भी हम उन्होंने मोनास्ट्रीज दिखाई थी, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में मोनास्ट्रीज है, तो अलग अलग जगह तो बुद्धिस्ट, उस वो जो टेबलैक्स होते हैं उसमें बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी दिख रही थी, क्योंकि वो लोग आए थे, अब वो बुधा से रिलेट करते हैं, उनके देश में है। तो जब वो सारे लोग बुलाए गए, आसियान के हेड्स थे सारे आसियान के, तो वहां पर जब वो देख रहे हैं कि अरे यार, इतना नहीं होगा ना आइडिया, अरे यार इनके देश में इतने तरह का बुद्धिज्म मनाया जा रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया बुद्धिस्ट है ना, कि सारे टैबलैक बुद्धिज्म के दिखाए गए। तो हाँ, सॉफ्ट पावर की तरह है कहीं ना कहीं। एक तो ये होता है ना, एक हम लोग एक नॉलेज
रिच सिविलाइजेशन है, ये एक आइडिया आपका ग्लोबल लेवल पे जाता है। जैसे आप योगा को ही देख लो, है ना, सारे में अब इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, और योगा को जैसे नहीं तो ये होता ना कि ताई ची, हमने ये सब ही देखा था ना कि मूवीज में कि ये होता है भाई, बट अब हमारे योगा को भी एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तब रियलाइज ओहो ये भी बहुत अच्छा है भाई, है ना। जब बाहर वाले योगा को फॉलो करके तो हमारी कि अश्वगंधा यूज करना चाहिए, तब सारे से अच्छा ये तो अच्छी चीजें हैं, ठीक है ना। तो वही एक नॉलेज रिच ट्रेडिशन है हमारा, कि हम एक नॉलेज रिच सिविलाइजेशन है, ये आइडियाज लोगों के बीच जाते हैं। और फिर कल्चरल डिप्लोमेसी होती है, अगर हम इसको देखें ना, एक कल्चरल डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट है। अब बाहर के लोग, एक तो होता है कि कनेक्टिविटी बाहर के ट्रेडिशंस के साथ, कि भाई हम जुड़ रहे हैं, है ना, या एकेडमिक कोलैबोरेशन होती है ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोई बाहर से यहाँ आ रहा है, उसका इंटरेस्ट है, हमारे लोग वहां जा रहे हैं, है ना, तो एक भी ये रहेगा, बट दूसरा ये भी होता है कि ना कनेक्शंस मिल जाते हैं। जैसे हमारे लोग कहीं गए तो उन जगहों पर जो उनकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री है वो कॉमन जुड़ती जाएगी। जैसे आप देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो इंडोनेशिया में भी जा रहा है। तो जब इन कंट्रीज में जाके वो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जो कंट्रीज है वहां पर हिंदू टेम्पल्स है, ठीक है, जिसमें प्रिजर्वेशन में हम बेटर हैं। और फिर होता है अरे हिंदू टेम्पल्स तो मतलब हमारी जो हिस्ट्री है वो कनेक्टेड है। तो वो एक कल्चरल आइडेंटिटी के साथ, तो एक कल्चरल डिप्लोमेसी भी इससे होती है, और कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट पावर में हेल्प करती है। हमारी आइडेंटिटी एज अ रिच सिविलाइजेशन, नॉलेज है हमारे पास और बहुत टाइम से है ना। जैसे हिमाचल में नहीं कहते अरे कटोच, कटोच डायनेस्टी इतनी पुरानी, और कॉन्टिन्यूस डायनेस्टी भी चल रही है, कटोच बड़े पुराने हैं। तो अपने आप में से जो कटोच होगा वो कि भाई, है ना, आई हैव अ रिच लेगेसी। जैसे इंडिया को भी बोलते हैं ना कि हमारी इतनी रिच लेगेसी है। और इसमें फिर अगर हम बात करें कि क्लासिकल लैंग्वेज इन लाइट ऑफ रीसेंट इंक्लूजन, हम ये देख रहे हैं, डिस्कस सच रिकॉग्निशन कंट्रीब्यूट टू कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अगर हम यहां पर देखें, पहली बात तो जो हमारी एक आइडेंटिटी है, जैसे हम कहेंगे ना कि कल्चरल आइडेंटिटी, क्या ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को री इन्फोर्स करता है? जैसे हमको कि अभी इतनी पुराने हमारा कल्चर है, इतना ट्रेडिशन है, जैसे ना मराठी मानुष, ऐसे कि हम तो भाई इतना पुरानी हमारी लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं इसमें क्या हो, जब हम कहते हैं कि रीइंफोर्स कर रहा है कल्चरल आइडेंटिटी को, कैसे लोग उतने प्राइड ले रहे हैं अपने, जैसे कम स्पीकर है, तो जो भी स्पीकिंग कम्युनिटी है वो प्राइड लेते हैं। आप देखो ना 26 जनवरी में अगर आप बैठे होते हो, जब आपको हिमाचल का टैबलो दिखता है, ये वही वो हिमाचल, अरे अपने लोग, है ना, थोड़ा सा ही अपने लोग वाली, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन हम कह रहे हैं, उसमें भी हम ये बात कहते हैं ना। जैसे अभी हम देखेंगे मराठी है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो भक्ति लिटरेचर है मराठी, तो उसको काफी रिकग्निशन मिला। तो जो भक्ति के साथ हम उसको देख रहे हैं कि हाँ वहां पर खूब ये तुकाराम है और लोग काफी, है ना, एक रिच ट्रेडिशन वहां से हमारा आया है। या बंगालीज है ना, बंगालीज को हम देखेंगे तो रेनेसा से जुड़ते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, उन्होंने हमारे इंडियन रेनेसा में काफी हेल्प किया है। तो बंगाली रेनेसा, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन, उसको जब हम देखते हैं, जोड़ते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं एक प्राइड जो कम्युनिटी है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हम यूज करते हैं, जैसे मैंने दो एग्जांपल यहाँ पर यूज किए, एक मराठा का, है ना, मराठी और बंगाली। स्पेसिफिकली यही दो एग्जांपल्स क्यों यूज किए, कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली, इनको ऐड किया गया है। तो कुछ ऐसा आप कर सकते हो ऐड, जैसे हम कह रहे हैं कि मराठी में अगर जैसे रिसेंटली भक्ति ट्रेडिशंस को, या भक्ति लिटरेचर जो है मराठी में स्पेसिफिकली क्यों है ना, कि भक्ति लिटरेचर है जो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये बढ़ेगा या रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बंगाली में हम देख रहे हैं तो जो रेनेसा पर बेस्ड है, जैसे ये हम कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर की लेगेसी, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो हाँ, जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या इट कंट्रीब्यूट्स टू कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड नेशनल इंटीग्रिटी, होगा यहां पर। देखो ना, एक तो एक एस्पेक्ट हम देख सकते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है,
स्पेसिफिकली लोगों के बीच में। फिर हम क्या ये देख सकते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशंस थे स्पेसिफिकली ना, जैसे मैं कहूं कि ओवरलुक्ड ट्रेडिशंस, इनका रिवाइवल होता है। हम ये कह सकते हैं कि रिवाइवल हो सकता है, रिवाइवल ऑफ ओवरलुक्ड ट्रेडिशंस। कैसे, क्या ओवरलुक हुए हैं, स्पेसिफिकली किस में बात की, इन्हीं लैंग्वेज, जैसे पाली प्राकृत है, अगर हम ऐसे एग्जांपल, बीच में क्या हुआ था ना, ये पाली लैंग्वेज का लिटरेचर थोड़ा कम था, तो यूपीएससी में लोग क्या कर रहे थे, पाली लिटरेचर ऑप्शनल ले रहे थे, और उससे बढ़िया नंबर, क्योंकि थोड़ा सा है, वो एक ऐसे लिखना है, बाकी लिमिटेड सा था ना, तो लोग पाली से पेपर लिखना शुरू, और हिंदी से वो रिलेट भी कर जाते तो लोग कर पाते थे। फिर इन्होंने एक नया रूल लाया था कि आपने वो मास्टर्स, अगर लिटरेचर आप कोई ले रहे हो तो आपने उसमें मास्टर्स की होनी चाहिए, नहीं तो बहुत लोग है ना पाली में नंबर खींच रहे थे खूब सारे। तो जैसे पाली है, प्राकृत है, कहीं ना कहीं इनसे कहाँ अटेंशन आएगी, हमारे कौन से टेक्स्ट, जैसे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट लोकल लैंग्वेजेस में थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो, हम ऐसा कहा जाता है कि हिस्टोरिकल निग्लेक्ट है, ये अभी तक ऐसा देखा गया है इस आया उसमें, हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट। इवन दो जो लोग मतलब ऐसे ना कि स्पेसिफिक कहाँ ये इवॉल्व हो रहा है, अगर हम ऐसे देखें ना लैंग्वेजेस कहाँ बच पा रही है, या बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट्स हैं कि जो इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, बट ऐसे ना कि एक नॉर्मल पार्लेंस में क्या ये बातें पहुंच पा रही है लोगों तक, नहीं। तो वही होता है कि वो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचता है, और कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि एक तो ओवरलुक ट्रेडिशंस है, ये रिवाइव होते हैं, और जो हम शब्द यूज करते हैं ना कि इंटर जनरेशनल कॉन्टिन्यूटी ना, भी कह सकते हो, इट इट प्रमोट्स इंटरजेनरेशनल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जैसे यूथ है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जो भी उस टाइम का आर्ट है, लिटरेचर है, समझो ना इस चीज को, हर लैंग्वेज के साथ उसका एक आर्ट है, लिटरेचर है, और उससे कहीं ना कहीं जुड़े उसके मॉरल वैल्यूज है। ये हमारे एक उसको एक कॉन्टिन्यूटी मिलती है, और उसका बेसिस क्या है कि जो यूथ है, अगर हम इसको देखेंगे ना कि इन चीजों को समझने में यूथ का एंगेजमेंट हो रहा है, अगर आप यूथ को एंगेज कर पा रहे हो, तो उस समय की जो आर्ट लिटरेचर वहाँ के मॉरल वैल्यूज हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे, उसकी डिस्कशन होगी। ठीक है, तो हाँ, ये जो हम ये बात करें ना, हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्वेशन, इंटीग्रेशन, है ना, इस तरह की बातें इसमें जोड़ी जा सकती है। और इससे कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन की जो बात हम कह रहे हैं, इंटीग्रेशन कैसे हम बोल सकते हैं कि जिसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इस प्रोसेस से अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी सेलिब्रेट आवर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब इससे क्या हो रहा है ना, जो अब जैसे हम बात करते हैं इंक्लूसिविटी, प्लूरलिज्म, क्या प्लूरलिज्म बढ़ेगा, प्लूरलिज्म, है ना, नेशनल लेवल पे जो हम बात करें, जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज है, इंक्लूज, जैसे ना नेशनल इंटीग्रेशन, इंक्लूसिविटी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज है, कह रहा हूं इंक्लूसिविटी, सबको इंक्लूड करके रखना, तो ये सब आइडियाज प्रमोट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं कि एक जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्लूरलिज्म है ये स्ट्रेंथन हो रहा है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया जैसे इंक्लूसिविटी है, यानी इनको प्रमोशन या हम इससे अलाइन कर रहे हैं, हम जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली हम चाहते हैं कुछ चीजें हो, हम उसके साथ अलाइन करते जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जैसे वो एनईपी का भी जो आइडिया है ना,
इसमें ये जो बेसिस है, इसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, आइडिया ऐसा है कि अगर हमको दूसरे की लैंग्वेज पता हो तो थोड़ा ना हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। मान लो वही होता है, जैसे कोई अंग्रेज है, वो हिंदी में बात कर रहा है आपसे, भले ही वो टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहा है, ऐसा लगता है वाह यार, है ना, कि बोल रहा है। इवन जैसे आप लोग ही अगर जैसे बहुत शहरी हो गए हो, अगर आप गांव में जाके अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करो, ठीक है, अब मान लो जैसे मैं कोशिश करता हूँ मैं लोकल लैंग्वेज में बात करने की ना, ओवर द पीरियड मेरे को ये चीज समझ आई है कि ना हर रीजन की भाषा अलग है। और हमारे जैसे मैं पहाड़ों से बिलोंग करता, तो वहाँ क्या होता है कि मतलब रीजन्स हैं, तो हर एरिया के लोगों का जो लहजा और जो शब्द है वो अलग है। और मेरा क्या हुआ, मेरे पास दो, मेरी डिक्शनरी दो जगह से आती है, मेरी दादी और मेरी नानी, ठीक है, वो दो अलग अलग इलाकों से है। तो मैंने किसी तरीके से दोनों डिक्शनरियों से जो मिला वो मिला के मैं बोल देता हूँ। तो बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से है ये कुछ ये बोले, ये तो ऐसी भाषा बोल रहा है, ये ऐसी भाषा बोल रहा है, क्योंकि मिक्स है। बट वही ना, अगर मैं जाके अपनी भाषा में कोशिश भी कर रहा हूँ बात करने की, तो एक कनेक्शन बेटर हो पाता है। ठीक है ना, वही जो हम बात करते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इवन जैसे हम जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या बात करें, एक जो लोकल लैंग्वेज है बच्चा उसको सीखे, तो जो वहां पर हो रही है, वो कोई तमिल है तमिल सीखे, ठीक है, उसके बाद एक ऐसी लैंग्वेज जो इंटरनेशनली कनेक्ट हो सके, जैसे हमारे इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, और फिर एक तीसरी लैंग्वेज जो यूज की जा सके, ठीक है, जैसे मान लो हिंदी को यूज किया जा सकता है। तो हाँ, एक लैंग्वेज, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी, क्यों? क्योंकि हम एक देखो ना, जब हम एक लैंग्वेज को समझते हैं तो हम उस जगह के लिए एक ना, एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन आता है उस लिंग, जैसे कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप है, वी गेट अ म्यूचुअल एप्रिसिएशन, है ना। हम एक लिंग्विस्ट, किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए, जैसे मुझे सौभाग्य मिला हरियाणा में पढ़ने का कुछ समय, है ना, तो सीख ली हरियाणवी। जब हरियाणवी सीखी थोड़ी थोड़ी, और फिर जैसे वही होता है ना कि आप उस कल्चर में जाते हो, मैं लोगों के साथ जानने लगा, उनके घर गया, तो जब आप उनका कल्चर देखते हो, शादियां हो रही है, लोग बुला रहे हैं, अब शादी में आप जा रहे हो और गांव में, आपको तो हर चीज अलग दिखेगी ना, क्योंकि हम मैंने वैसा नहीं देखा, वो बचपन से किसी ने देखा, तो आप उस कल्चर को अप्रिशिएट कर पाते हो अगर आप एक लैंग्वेज साथ में, तो एक म्यूचुअल अप्रिसिएशन आती है उस लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए। और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो हम एक कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, जैसे हमने बात करी ऊपर कि हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इन नेशनल इंटीग्रेशन, तो यस, तो अगर कल्चरल इंटीग्रेशन होगी तो नेशनल इंटीग्रेशन के रास्ते पे भी हम चल रहे हैं, है ना। और एक जो ओवरऑल हम एक कॉन्सेप्ट नहीं करते, जैसे आजकल क्या चल रहा है, और अब देखो, आप किसी भी चीज से जोड़ो, जैसे नहीं आइडिया, जैसे इन्होंने पूछा कि प्रिजर्वेशन कैसे करें, क्या हम वही कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करें, इसको हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को भी ये प्रमोट कर सकता है। जब हम ये बात कर रहे थे कि सेल्फ रिलायंस का जो आइडिया है ना, ये हमारे कल्चरल हेरिटेज में बहुत समय से रूटेड है। क्यों? क्योंकि जो देखो, ये सेल्फ रिलायंस में हम क्या बात करते हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिजिनस नॉलेज, है ना, या सेल्फ रिलायंस ना इज रूटेड इन इंडिजिनस नॉलेज। अगर आप देखो, जैसे वही ना, गांधी जी बात करते थे विलेज रिपब्लिक, तो कहीं ना कहीं जो इंडिजिनस नॉलेज, या जो हम इसी को कह सकते हैं जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हमारी कल्चरल हेरिटेज सेल्फ रिलायंस की तरफ पुश करती है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस नॉलेज को जानते हैं, अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इट हेल्प्स अस इन बिकमिंग मोर सेल्फ रिलायंट, क्योंकि पहले से भी जैसे कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ पर लोहा, जैसे अभी भी देखो आयरन पिलर मेहरौली, है ना, अभी तक जंग नहीं लगा। तो हमारे यहाँ पर इतना अच्छा था आयरन बनाने की प्रोसेस, क्योंकि ऐसे ही खुले में रखा हुआ है, उसको कोई जंग नहीं है, इतने सालों से उसको खड़ा किया हुआ है, कि वो प्रोसेस हमारे पास थी, वही फिर अंग्रेज आए और वो प्रोसेस कहीं
गुम हो गई, विलुप्त हो गई। तो वही है ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज इट कैन हेल्प इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में असिस्ट कर सकती है, और कहीं ना कहीं इस सब से एक प्रिजर्वेशन भी हो रही है और एक इंटीग्रेशन भी होगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक ना ये, फिर वो कंक्लूजन में आप कर सकते हो कि रिसेंट जो पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक ब्रिज की तरह है ना, ये नेशनल कोहिजन लाता है, हमें सेल्फ रिलायंट बनाता है, और कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रहा हूँ सेल्फ रिलायंट और एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड भी बनाता है ना, ग्लोबली हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। इस मतलब वही ना कि अगर हम लैंग्वेज के डायमेंशंस देखें तो ये सब डायमेंशंस हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी में ना कुछ चीजें हैं जो अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ना कि क्या प्रोविजंस है लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, जैसे इंडिया में क्या क्या है, अगर ये मतलब यहाँ नहीं, बट मैं ऐसे ही एक होता है ना कि अब इतनी बात कर ली है, और ऐसा हो सकता है कि जब जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आए। हाँ, लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये डिस्कशन चला हुआ है, लैंग्वेज का डिस्कशन अभी बहुत हो रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि हाँ, हम पर तीसरी लैंग्वेज थोपी जा रही है, वो नहीं थोपी जानी चाहिए। बाकी हाँ, जो थर्ड लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है इट हेल्प्स। वही बात है ना कि अगर आपने ट्रेड करना है, अगर हमने साउथ इंडिया में ट्रेड करना हो, तो अगर हमें वहां की लैंग्वेज आती है तो इट हेल्प्स। अगर नॉर्थ इंडिया में किसी ने ट्रेड करना है, अगर उनको लैंग्वेज आती है, इट हेल्प्स। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ऐसे लोग हैं दे आर ओपन फॉर द आइडिया, रादर वो खुद सीख भी लेते हैं। अब वो हम कोई, देखो थोड़े टाइम के लिए जाने के लिए इतनी जरूरत नहीं होती, अगर मान लो ट्रैवलर की तरह जा रहे हो तो एक अलग बात है, वो तो चलो इंटरनेट से हो जाए। बट हाँ, अगर आप लंबे टाइम के लिए जा रहे हो कहीं, अगर जैसे महाराष्ट्र बहुत लोग जैसे जाते हैं, मेरा भाई महाराष्ट्र में काफी टाइम रहा, तो बेसिक मराठी शब्द उन्होंने सीख लिए थे, एज डॉक्टर उन्होंने वहां काम किया, तो मराठी शब्द तो फायदा ही हुआ। तो लैंग्वेज सीखने के फायदे हैं। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, डिमेंशिया वगैरह स्लो रहता है, कि मतलब है ना, जो लोग लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, आप लोग भी सीखो। और आप एक अलग लेवल पे उस लिटरेचर से कनेक्ट कर पाओगे, उस अंडरस्टैंडिंग को ले पाओगे। बाकी हाँ, कि अगर हम सोचें ना प्रोविजंस टू प्रमोट लैंग्वेज इन इंडिया, क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसे हम देखें ना, मतलब ये पता होने चाहिए आपको, कि हो सकता है अगर किस तरह क्वेश्चन है। एक तो 8th शेड्यूल है हमारा ना, ठीक है, 8, ठीक है, 8th शेड्यूल अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्रमोशन और प्रोग्रेसिव यूज के लिए बात करके इंडियन लैंग्वेजेस की, ये क्या था, इट एम्स एट प्रमोशन, कि बढ़ाना है। इट एम्स एट प्रमोशन एंड प्रोग्रेसिव यूज, प्रमोशन एंड प्रोग्रेसिव, किसके लिए, जितनी भी हमारी इंडियन लैंग्वेज है। प्रोग्रेसिव यूज है, प्रेजर्वेशन भी कह सकते हो। इट एम्स एट प्रमोशन, प्रोग्रेसिव यूज, प्रेजर्वेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल है हमारा, ठीक है। अभी ऐसे हम देखिए 8th शेड्यूल में क्या है, करेंटली कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। होंगे शेड्यूल्ड लैंग्वेज, अगर आपने सुना होगा, तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज की एक लिस्ट है ना, इसमें मतलब तो ये इसको प्रमोट करता है कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज की लिस्ट ऐसे मैं बताऊं, है ना, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, तो ये क्या है, जिसे हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। तो 8th शेड्यूल के अंदर प्रमोशन, प्रोग्रेसिव यूज और प्रिजर्वेशन इंडियन लैंग्वेज का, इसके बारे में मेंशन आता है। इसके अलावा इसी में से प्रोविजंस में पहला 8th शेड्यूल है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, कि लैंग्वेज प्रमोशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इसमें हमारा आर्टिकल 344 है, आर्टिकल 344(1). ठीक है, 344 और मतलब 351 भी ले सकते हैं आर्टिकल।
351। तो 344(1) क्या कहता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि प्रेसिडेंट हर 5 साल में, है ना, ये प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बाय प्रेसिडेंट 5 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, है ना, एवरी 5 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लैंग्वेज के लिए एक कमीशन के लिए बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन लैंग्वेज के लिए एक कमीशन बनाने की ये बात करता है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के 5 साल बाद उनको एक लैंग्वेज की कमीशन बनानी थी। किस चीज के लिए? ये स्पेसिफिकली हिंदी लैंग्वेज के लिए कह रहे हैं कि टू प्रमोट प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड डेवलप इट एज ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रमोट, प्रमोशन। अब ये एक, जैसे वो हिंदी वाले जो पॉइंट चलता है ना, उसमें इस पॉइंट को या इस आर्टिकल को बेसिस लिया जाता है कि वहां पर क्या बात हो रही है कि प्रमोट दी प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ऐसा कहा गया, प्रमोट प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। प्रमोट प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड डेवलप इट एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये क्लॉज है। तो इसमें क्या बात की गई थी? कमीशन बनानी थी, है ना, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ने बनानी थी 5 years आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आप स्टार्ट करोगे उसके 5 साल के बाद एक कमीशन बनाई जाए और फिर क्या करना है, वो प्रमोट करे प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और डेवलप करे उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। मतलब बेसिस ये देखा गया था कि ये जो लैंग्वेज, मतलब ऐसा ना कि देखो आइडिया ये था कि हिंदी लैंग्वेज ज्यादा पॉपुलेशन बोल रही है और फिर इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ना यूज करने के लिए, है ना, कनेक्ट करने के लिए ये लैंग्वेज एक बेटर मीडियम हो सकता है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जा सकता है। इसके लिए पॉइंट रखा गया था और इस आर्टिकल को लोग, है ना, यूज करते हैं इस तरह से प्रोजेक्ट करने के लिए कि हाँ, हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसका बेसिस कहा जाता है। बट लॉजिक वही था कि हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि ये लग रही थी कि कनेक्ट, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा इसको बोल रही है तो कनेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। बट वही हुआ कि इसका अपोजिशन हुआ है, वेहमेंट अपोजिशन हुआ, तो हाँ, इतना ये हो नहीं पाया। ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक ड्यूटी भी है 351, है ना। आर्टिकल 351 क्या कहता है? ये ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है, यूनियन ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज। ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट किस चीज के लिए? प्रमोट एंड स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज। तो जो लोग हिंदी के लिए बात कर रहे होते हैं ना कि हिंदी होनी चाहिए, तो वो मतलब ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, 344(1) का है, 351 है। वो ये एम इसका ये था कि ना मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इसका पूरे इंडिया के कॉम्पोजिट कल्चर के लिए इसको दिया जाएगा। जैसे कहना कि एम क्या है, ड्यूटी क्यों इसको कहा जा रहा है, इट एम्स फॉर, है ना, कि टू मेक हिंदी एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। हिंदी, promote Hindi as a medium of expression. Promote Hindi as medium of expression. कि हिंदी को एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह बनाना है। किस चीज के लिए? कौन सा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन? किसका? जो हमारा इंडिया का कॉम्पोजिट कल्चर है ना, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज कॉम्पोजिट कल्चर। ये एक आइडिया है। ड्यूटी है यूनियन की कि प्रमोट करे, स्प्रेड करे हिंदी लैंग्वेज। किस चीज के लिए? हिंदी एज अ मीडियम ऑफ
एक्सप्रेशन, ये एम करता है, इट एम्स टू डेवलप हिंदी, हिंदी एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज कॉम्पोजिट कल्चर। तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कहे गए हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही है। अगर हम देखें प्रोजेक्ट अस्मिता, जैसे हम ऐसे कहें ना कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसा आए ना, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मतलब लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज के उसमें ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या है, या प्रोटेक्शन लैंग्वेजेस का उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाले एस्पेक्ट में भी आ सकता है रादर देन सिर्फ यही ना। तो उसमें फिर क्लासिकल लैंग्वेज बस एक पॉइंट होगा कि नई लैंग्वेजेस ऐड हुई है ना, बट दूसरा डायमेंशन फिर ये हो जाएगी भी सरकार क्या कह रही है। जैसे एक प्रोजेक्ट अस्मिता है, ये सब इसलिए भी, और अभी बहुत इश्यूज उठे हैं लैंग्वेज के ना। एक बैंक वाला वो इशू उठा था कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस लैंग्वेज में बात ही नहीं करूंगी, लोकल लैंग्वेज में। वो उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि भाई देखो ना, आप एक लोकल एरिया में जा रहे हो और वहां पर आप ये बोलोगे नहीं भाई मैं लोकल लैंग्वेज नहीं, क्योंकि लोकल सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो वो भी एक लोकल लेवल पे, तो हाँ आपको लैंग्वेज लोकल जो है उसको आनी चाहिए। अब एक लोकल गांव का आदमी अब वो थोड़ी सीख सकता है सारी लैंग्वेजेस। अब हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते गांव के बंदे को अंग्रेजी आती हो। जैसे अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि मैं जाऊँ गांव में, मैं बैंक में लगाऊं, मैं गांव में जाऊँ, तो इस तरीके से अभी बहुत इश्यूज आए हैं बीच में ना, और फिर वहां पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। यहाँ अस्मिता है, ये क्या बात कर रहे हैं कि अभी इन्होंने एक एम किया हुआ कि 22,000 बुक इंडियन लैंग्वेज में 5 साल के पीरियड में ना, ये एम कर रहे हैं कि ट्वेंटी प्रोड्यूस 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। है ना, हिंदी लैंग्वेज में ये 22,000 किताबें बताएंगे अभी नेक्स्ट ना, ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स, 5 ईयर पीरियड। वही है कि गवर्नमेंट प्रमोशन के लिए क्या कर रही है वो आप कर सकते हो। लॉजिक इनका क्या है कि एक एजुकेशनल असेस देनी है ना, असेस टू, ये किस लिए, टू गिव असेस टू एजुकेशन, जैसे जो भी उस लैंग्वेज में ना हमारा एजुकेशनल और कल्चरल कांटेक्ट है, असेस टू एजुकेशनल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट कंटेंट, कि उस भाषा में एजुकेशनल और कल्चरल कंटेंट देना है, मतलब जो भी इंडियन लैंग्वेजेस है, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अस्मिता प्रोजेक्ट है, मतलब अस्मिता है, प्रोजेक्ट अस्मिता है इसका, प्रोजेक्ट अस्मिता। ठीक है जी, 22,000 किताबें बनाएंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। वैसे ही हम अगर ऐसे देखें, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसके बारे में बात कर रही है। ये क्या कह रहे हैं, ये प्रमोट करना चाह रहे हैं ना, प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रमोशन ऑफ, ये प्रमोट करे, प्रोमोटिंग दी, किस चीज को प्रमोट कर, मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं क्लासिकल लैंग्वेज, इट है ना, प्रमोटिंग, या प्रमोटिंग कर दो, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें, जो लोकली जो वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए बात हो रही है। इवन इन्होंने ये भी किया है कि संस्कृत यूनिवर्सिटीज है, जैसे अभी 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 तक क्या हुआ है, संस्कृत यूनिवर्सिटीज है उनको ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन या है ना बनाने की बात कर रहे हैं, ये प्रपोज कर रहे हैं, अभी प्रपोजल था ये, है ना, प्रपोज कन्वर्जन ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसको चेंज करना है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में, ताकि बाकी लैंग्वेजेस भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस।
ऐसा क्यों कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने के बाद क्यों कर रहे हैं? ताकि एक जो है ना, एक ब्रॉडर लर्निंग हो सके, है ना, रिसर्च हो सके। यहाँ पर रिसर्च की जा सके। जो ये लैंग्वेजेस है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, इसमें रिसर्च की जा सके, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बात की जा रही है। बाकी एक जैसे, ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट रहेगा, हमने क्या बात करी, प्रोजेक्ट अस्मिता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर, बात हुई थी थोड़ी देर पहले। मैसूर में, ठीक है। ये क्या बात कर रहे हैं, ये मैसूर में है ना। ये किसके अंडर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसे हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेजेस है। ए जी एस, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो रहेंगे, जैसे हमारे साउथ में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये चार लैंग्वेज। वाई नहीं होगा उसे, उड़िया, वाई नहीं लगाते, उड़िया ये लगाते, उड़िया। ठीक है, ये लैंग्वेजेस है जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल भी आया था। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019 का है। ठीक है, इसके अंदर यही बात हो रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस, जो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पर ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक स्टेटस दिया जाता है ना, जो ऑलरेडी हमारी संस्कृत के यूनिवर्सिटीज है, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। एक है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। फिर एक है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये भी दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ। ठीक है, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये तिरुपति में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये तिरुपति में है। इन सबको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। तो इस सबसे क्या होगा, आपकी संस्कृत लैंग्वेज पे स्टडी होगी, है ना, रिसर्च होगी, है ना, और कहीं ना कहीं लैंग्वेज का प्रमोशन होगा। स्टडी, रिसर्च और प्रमोशन संस्कृत का, तो कहीं ना कहीं एक वो, क्योंकि ये होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हायर लेवल लैंग्वेज के लिए ये प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इनको हम ऐसा ले सकते हैं कि गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं लैंग्वेज प्रमोशन के लिए। ठीक है, ये सब हम एडिशंस कर सकते हैं अगर मतलब प्रश्न आ जाए।